12वीं कक्षा के दूसरी बुक के आखिरी चैप्टर के साथ ही हम राजनीति विज्ञान 12वीं कक्षा के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। समकालीन भारत में राजनीति का जो आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, इसके ऊपर हम अब चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में आपको मेन ये पढ़ना है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव अभी तक देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे या मुख्य परिवर्तन क्या देखने को मिला। तो 1989 के बाद कांग्रेस का पतन हुआ, गठबंधन की राजनीति की देश में शुरुआत हुई, भाजपा का विकास बहुत तेजी से हुआ और आरक्षण की राजनीति देश देखने को मिली। ये सारी घटनाएं 1989 के बाद भारतीय राजनीति में देखने को मिला। कुछ ये भी सोचेंगे कि आखिर 60 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस 1989 के बाद कमजोर क्यों हुई। तो इसके कई कारण थे कि उसका संगठन कमजोर हुआ, उसकी विचारधारा कमजोर हुई और कांग्रेस में कोई व्यक्तिगत रूप से प्रभावशाली नेता नहीं रहा। भाजपा के विकास के बारे में बताओ। 1980 में गठित भाजपा, जो पहले जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ के रूप में थी, 1980 में शुरुआती दौर में इसको कुछ खास सफलता नहीं मिली। कमल इसका चुनाव चिन्ह रहा, लेकिन 1989 के बाद जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, जहां पे वीपी सिंह ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन के सिफारिशों को लादा देश के ऊपर, वहीं पे भाजपा ने उसकी काट के रूप में कमंडल की राजनीति शुरू की। एक रथ यात्रा निकली और वो रथ यात्रा भाजपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट राम मंदिर के मुद्दे पर साबित हुआ और वहीं से भाजपा का विकास बहुत तेजी से होने लगा। भाजपा के अंदर 3 ऐसे नेता रहे जिन्होंने भाजपा को नई ऊंचाइयां दी: अटल, आडवाणी और मोदी। मोदी का प्रभाव अभी भी है, वह देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। 19 राज्यों में जीत दिलवाने में इस समय भाजपा के 19 राज्यों में लगभग सरकार है। 19 राज्यों में जीत दिलवाने में मोदी मैजिक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा सेंटर में 1998, 99, 2014, 2019 और 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार रही। ये कहा जा सकता है कि भाजपा इस समय अपने सबसे बड़े चार्मिंग लीडर मोदी के साथ अपने सबसे गोल्डन एज में है। उसके बाद है गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति का मतलब ये होता है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले और कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाए तो उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। और इसकी शुरुआत 1989 79 दोनों पक्षों से आप देख सकते हो। 1979 से मेन शुरू हुई और उसके बाद गठबंधन के तो रूप ही बदलने लगे। एनडीए बना, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। यूपीए बना, जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस कहते हैं। एनडीए जहां भाजपा का बना, यूपीए वहीं कांग्रेस का बना। और इन दोनों का एक ही एम था कि कई पार्टियों को अपने साथ जोड़ के सेंटर में सरकार बनाए। लेकिन जो गठबंधन की राजनीति देखने को मिलती है, उसके अंदर सरकार जो होती है वो अस्थिर होती है। वो सरकार एक तरह से ब्लैकमेल पॉलिटिक्स पे बेसिक होती है और वो सरकार कभी भी गिर सकती है। इसमें बड़े फैसले देखने को नहीं मिलते। और मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें मोदी गवर्नमेंट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो उन्होंने भी एनडीए अलायंस को और स्ट्रॉन्ग करके सेंटर में सरकार बनाई।
मंडल कमीशन जिसका गठन जनता पार्टी के समय में 1978 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बिहार के पूर्व सीएम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। उन्होंने मंडल कमीशन को लेकर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात की, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने कार्यकाल 1990 में इसे लागू करने की कोशिश की, तो जिसके कारण पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। 2014 के बाद क्या भारतीय राजनीति बदली, तो आंसर दोगे बेस बिल्कुल बदली। 2014 के बाद जो देश में पहली बार एक मजबूत सरकार एनडीए के रूप में, मोदी गवर्नमेंट के रूप में दिखाई देने को मिली, और 2014 के बाद पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें धर्म जाति पीछे रह गया और विकास मुद्दा आगे आ गया। 2014 में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी थी। क्या भारतीय राजनीति में, एक क्वेश्चन मैं अलग से भी आपको बताना चाहता हूं, क्या भारतीय राजनीति में दो दलीय व्यवस्था सही है? तो मेरे देखने से भारतीय राजनीति में दो दलीय व्यवस्था सही नहीं है। भारत की जो राजनीति है वो बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित है। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ धर्म और जाति के जो आधार पे मतलब क्षेत्रीय विविधता है। ऐसे में दो दलीय व्यवस्था के बजाय बहुदलीय प्रणाली ही भारत के अंदर सबसे बेहतर हो सकती है।